ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी पर आपका स्वागत है। मैं डिम्पल भारद्वाज नॉर्थ एमसीडी के नेता सदन योगेश वर्मा के पास आई हूं और उनसे कुछ सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर निगम की जो स्थिति है इस वक्त कैसी है। योगेश जी, अगर हम निगम की स्थिति के बारे में अब जानने की कोशिश करें, क्योंकि पीछे बहुत हंगामा हुआ सैलरीज को लेकर, इस वक्त क्या स्थिति निगम की चल रही है? देखिए, नगर निगम अपने कर्मचारियों के हितों के लिए सदैव खड़ी रही है और हम जो अपने काम कर रहे हैं वो अपने सभी कर्मचारियों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन पीछे कोरोना काल के कारण हमारे जो रेवेन्यूज़ थे वो नहीं आ पाए या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो रुक गए, जिससे हम अपने कर्मचारियों को तनख्वाहें दे पाते हैं। लेकिन जो दिल्ली सरकार से हमें वित्तीय हर वर्ष जो आता है पैसा, वो पैसा पिछले कई महीनों से दिल्ली सरकार उसको रोक रही है। उसको रोकने के कारण हमें ये सब दिखते आ रही हैं। अब उनके पीछे उनकी मंशा क्या है, राजनीतिक मंशा है या कोई और मंशा है, आर्थिक कोई मंशा है। अगर राजनीतिक मंशा नहीं है तो हमें भी मालूम है कि हालात अच्छे नहीं है, टैक्सेस की प्रॉब्लम आ रही है। राजनीतिक मंशा तब दिखती है कि जब दिल्ली सरकार ये कहती है कि हमारे टैक्सेस कम आ रहे हैं, और फिर अगर दिल्ली जल बोर्ड के वो 16% काटती है, DSIDC के वो 16% काटती है कि हमारे टैक्सेस कम आ रहे हैं, तो नगर निगम के आप 57% क्यों काटते हो? तो इसके पीछे वहाँ उनकी राजनीतिक मंशा दिखती है कि वो किसी न किसी तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है नगर निगम के अंदर, उसको प्रताड़ित करना चाहती है, राजनीतिक द्वेष रख के काम कर रही है। हम लोग यही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को कि आप बड़े भाई हैं, दिल्ली सरकार अभिभावक के रूप में अगर काम करेगी तो नगर निगम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएगी, क्योंकि आपकी प्रताड़ना से सफ़र दिल्ली की जनता कर रही है। योगेश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार ये भी आवाज़ उठती रही है कि निगम अपने जो अपना रेवेन्यू है उसको बढ़ाने के लिए कुछ काम करे, तो क्या कुछ ऐसी नई स्कीम्स आप लेकर आए हैं जिससे रेवेन्यू निगम का बढ़ सके? अगर स्पेशली हम नॉर्थ एमसीडी की बात करें तो देखिए, नगर निगम को आगे बढ़ाने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। मैं आपको चैनल्स के माध्यम से बता दूं कि जैसे मैंने अभी आपको बता रहा हूं कि एक सेलुलर ऑन व्हील टावर, तो ये हम लेकर आए हैं, जिससे दिल्ली के अंदर लोगों की नेटवर्किंग की प्रॉब्लम भी ठीक होगी, साथ में एमसीडी को रेवेन्यू आएगा। इसी प्रकार से हमने जितनी अनऑथराइज कॉलोनीज थी, जो इसको रजिस्ट्रेशन DDA ने, केंद्र सरकार ने अलाउ किया था, हमने उन लोगों से ये कहा है कि आप अपने क्षेत्र के अंदर अगर आप 2-2 साल का रेजिडेंशियल एरिया में और 4-4 साल का अगर एक साथ अगर आप इसमें जमा करा देंगे, एमसीडी को जमा कराएंगे, तो पिछला आपका जो है बकाया जो है आपका छोड़ दिया जाएगा। इससे हमें रेवेन्यू आने वाला है। इसी प्रकार से हमने उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के अंदर जितनी भी औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर फैक्ट्री हैं, उन फैक्ट्रियों के अंदर अभी तक आप केवल ग्राउंड फ्लोर पर काम कर सकते थे और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर हैं स्टोरेज का काम कर पाते थे। अब हमने आने वाले दिनों के अंदर हमने नगर निगम के अंदर पास कर दिया है कि अब हमने कुछ ऐसी जो है तैयार की हैं श्रेणियाँ, जिसके अंदर जो हैं कुछ श्रेणी के काम, वो काम आप फर्स्ट फ्लोर पर भी कर सकते हैं, सेकंड फ्लोर पर भी कर सकते हैं, थर्ड फ्लोर पर भी कर सकते हैं। और उसके आधार पर होगा क्या, जो अनऑथराइज एरियाज़ के अंदर, नॉन कन्फर्मिंग एरियाज़ के अंदर फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उनको स्थान कन्फर्मिंग एरिया के अंदर मिल जाएगा। और हम इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जब ये फैक्ट्रियाँ खुलेंगी तो वहाँ पे काम भी बढ़ेगा, प्लस जो क्षेत्रों के अंदर प्रदूषण की समस्या जो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर हो रही है वो भी ख़त्म होगी, और हम लाइसेंस उनको देंगे तो हमारे रेवेन्यू भी आएगा। यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि आपने कहा कि अब ग्राउंड फ्लोर की जगह फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर भी अब आप फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। क्या कोई टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, जैसे कि इतने एरिया की अगर जगह है तो उस पर इस तरह का काम किया जा सकता है? किस तरह से इस चीज़ को साफ कर पाएंगे आप? देखिए, ऐसा है, जितने भी इंडस्ट्रियल जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो कन्फर्मिंग हैं, जो रिकग्नाइज्ड हैं, DSIDC के हैं या शेड्स हैं, वहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं। ये कोई रेजिडेंशियल एरिया में नहीं कर सकते। ये
वो जब वो कन्फर्मिंग एरिया है तो ऑटोमेटिकली वो कन्फर्म एरिया है, तो वहाँ पर उसी क्षेत्र के अंदर जहाँ एक फैक्ट्री लग पाती थी, अब वो उसी अपनी प्रॉपर्टी के अंदर 4 फैक्ट्रियाँ आगे लगा सकता है। तो 4 फैक्ट्री लगाने से अगर उसकी इधर उधर फैली हुई अगर कोई फैक्ट्री लगी हुई है तो वो क्षेत्र के अंदर आ जाएगी। उससे क्या होगा कि रेजिडेंशियल एरिया से वो शिफ्ट कर जाएगा इंडस्ट्रियल एरिया में। वहाँ पर हम लीगलाइज भी काम हो जाएगा उसको हम लाइसेंस भी दे रहे हैं, फिर उसको बैंक लोन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी प्रकार से ये सारी सुविधाएं जब उसे मिलेंगी, इससे रेवेन्यू हमें भी आएगा, प्लस लोगों को हम प्रदूषण से भी बचाएंगे। कैसे अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए, क्योंकि अगर उन्हें फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर भी काम करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं अप्लाई तो करना पड़ेगा, कुछ कागजी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, मैं आपको आज आपके माध्यम से बता दूं कि ये सब काम ऑनलाइन हो रहा है। आपको केवल आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट देना है, और जिस फैक्ट्री की हमें पोल्यूशन की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है वहाँ पोल्यूशन का, नहीं तो जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाएगा। जैसे 250 वर्ग मीटर से कम के क्षेत्र के अंदर अगर आप इंस्ट्रूमेंट अगर आपने रखे हुए हैं तो उसके आधार पर भी आप काम कर सकते हो। और इसके अलावा कोई ज़्यादा नहीं है, केवल 4 पेपर अब लगाने हैं। हमने इसको बहुत ईजी कर दिया है। और आपके माध्यम से मैं आपको एक और बात, बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से हमने जनरल ट्रेड लाइसेंस को भी बहुत इजी कर दिया है। और अब हम ऑनलाइन केवल आप क्लिक के ऊपर आप डाउनलोड कर लेंगे। आपने 4 पेपर्स जो है साइट प्लान, आपका ओनरशिप का प्रूफ, और आपने ट्रेड जो ट्रेड जनरल ट्रेड लाइसेंस के अंदर होते हैं वो अगर 4 पेपर्स आपने अपलोड कर दिए, अपलोड करने के इमीडिएट बाद जैसे ही आप पैसे जमा कराएंगे, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट इमीडिएटली आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो वो जो समस्या जनरल ट्रेड लाइसेंस वालों को होती थी कि उसको चल के सीएसपी में जाना पड़ता था, फिर वो इंस्पेक्टर राज के चक्कर में उनको कहीं दिक्कत आती थी जो अक्सर सुनने को भी मिलता था, वो सुविधा भी हमने प्रदान कर दी है कि जनरल ट्रेड लाइसेंस ऑन क्लिक आपका अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर क्लियर होने वाला है। तो काफ़ी खुशखबरी की बात है कि अगर जनरल ट्रेड का आपको एक सर्टिफिकेट या लाइसेंस चाहिए तो आप एक क्लिक के साथ ले सकते हैं। लेकिन सर, अभी आपने कुछ समय पहले हमें ये बताया कि ऑन व्हील एक स्कीम आप लेकर आने वाले हैं, उसके बारे में भी हम चाहेंगे दर्शकों को आप साफ करें कि क्या है वो स्कीम, कैसे काम करेगी और क्या क्या रहेगा उसके अंदर। देखिए, उसके अंदर हमने जो सेलुलर टावर ऑन व्हील की जो पॉलिसी हम लाए हैं, इसके तहत कोई भी ऐसा आइसोलेटेड प्लेस है, अक्सर हम देखने में जाते हैं कि एक सीधे रोड पर हम जा रहे हैं, रास्ते के अंदर हमारे को नेटवर्क लॉस हो जाता है, हम उस आधे किलोमीटर के अंदर बात नहीं कर पाते। कंपनियों को ये प्रॉब्लम आती थी कि उनके पास कहीं पर टावर लगाने की जगह नहीं होती थी। तो अब कंपनीज चाहें तो आप एमसीडी की रोड्स पर किसी भी स्थान पर आप ऑन रोड पर, जिससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो, आप एक स्थान पर जाकर अपना टावर लगा सकते हैं। उसका कंपनी को हमें एक पैसा जो हमने फिक्स किया है वो जमा कराना होगा, जिससे एक अनऑथराइज लगे हुए हैं वो रेगुलराइज भी हो जाएंगे। साथ में थोड़ी सी भ्रांतियाँ भी हैं कि टावर जो है घरों के नज़दीक नहीं होना चाहिए, वो भ्रांति जो थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। साथ में एक प्रॉब्लम हमें आती थी कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जहाँ पर वो लग रहा है उससे किसी को आसपास हानि तो नहीं होगी, कोई रेजिडेंशियल एरिया के अंदर। तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उस टावर को आप हमारी किसी एमसीडी लैंड खाली जो पड़ी है वहाँ लगा सकते हो, कोई हमारा जो पार्क है उसके अंदर लगा सकते हो। तो उससे स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम भी ख़त्म होगी, प्लस नेटवर्क की प्रॉब्लम भी ख़त्म होगी। एक जो लोगों के मन के अंदर एक भ्रांति है कि इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो सुविधा हम लेकर आए हैं, क्योंकि आज हम अपने जीवन के अंदर ज़्यादातर टाइम मोबाइल के ऊपर बिताते हैं, और अक्सर देखने को आते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति बाहर निकल कर आता है बात करता हुआ कि मेरे यहाँ टावर जो है नेटवर्क नहीं आ रहा है। जब ये टावर्स लग जाएंगे, ये सुविधा हम प्रदान कर देंगे, तो दिल्ली की जनता के लिए बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसी के साथ एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगी, अगर मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी है, आपकी या मेरी, और मैं भी चाहती हूँ मेरे खाली लैंड है उस पर हम ये टावर लगवाना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए भी निगम से अनुमति लेनी पड़ेगी? देखिए, निगम से तो कोई भी टावर लगना हो जो लोगों के घरों पर लगे हैं, निगम से अनुमति आवश्यक है। लेकिन ये जो स्कीम है, ये स्कीम अगर कोई व्यक्ति को हम नहीं दे सकते, ये स्कीम हम उस कंपनी को दे सकते हैं जो टावर लगाने वाली कंपनी है, क्योंकि ये टावर सीधा सीधा इंस्टॉल किया जाएगा। है, आपके अगर कहीं पर प्रॉब्लम है, आप कंपनी को लिखिए कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर प्रॉब्लम है, और कंपनी अगर आके हमें ये कहती है कि आपका एक स्थान उपलब्ध है
और एमसीडी का स्थान उपलब्ध है, वो कंपनी हमारे से टेंडर भर के उसका जो है टावर लगाने की अनुमति ले सकती है। तो रेवेन्यू की तो बात हमने यहाँ पर कर ली है, अब बात कर लेते हैं कर्मचारियों की सैलरी को लेकर। योगेश जी, सैलरी के लिए बहुत हंगामे हमने पीछे देखे हैं, लेकिन अब स्थिति क्या है? क्या सैलरी अभी तक रिलीज़ हुई है? अगर हुई है तो किन किन की हुई है, और अब आगे और कैसे सैलरी के लिए आप तैयार हैं देने के लिए? देखिए, हम सदैव अपने कर्मचारियों के साथ खड़े रहे हैं। आपने हालात देखे, प्रतिदिन सुनते भी होंगे। दिल्ली सरकार हमारे साथ इस वक्त सौतेला व्यवहार कर रही है। जो बजट के अंदर उन्होंने प्रावधान रखा है, हम उनसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग रहे। प्रत्येक जो है राज्य सरकारें होती हैं, वो नगर निगम का अपना एक फंड बजट के अंदर प्रावधान रखती हैं। अब पहले इन्होंने हमारे सैनिटेशन के पैसे काट लिए, फिर उन्होंने प्लान फंड का पैसा काट लिया। हमने वो पैसा नहीं मांग रहे। अब जो प्रावधान आपने अपने बजट के अंदर रखा है, वो तो हम मांग सकते हैं, वो तो हमारा हक बनता है। या तो मना कर दीजिए जी हम नहीं देंगे, आप बजट के अंदर प्रावधान मत रखते। अब आपने प्रावधान रख दिया, प्रावधान रखने के बाद उस चीज़ को मानते हुए हमने देना है, तो वो देते क्यों नहीं हो? अब देने नहीं देने पर राजनीतिक एक द्वेष या मंशा एक लगती है कि वो हमें प्रताड़ित करना चाहते हैं, जनता की नज़र में ये दिखाना चाहते हैं कि शायद नगर निगम काम नहीं कर रही है। हम कोई प्रॉफिट थोड़ी कमा रहे हैं। सैलरी दी गई है अभी तक किसी को? बिल्कुल ऐसा अभी जो है हमने कल सी और डी वर्ग के कर्मचारियों की सैलरी रिलीज़ कर दी है, और कल हम मंडे को पेंशन वालों की 1 महीने की सैलरी रिलीज़ कर रहे हैं, और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ए ग्रुप और बी ग्रुप की भी सैलरी हम दे देंगे। इसी प्रकार से आपने देख रहे हैं कि पिछले लगातार 4 महीनों से, जब कोरोना काल के अंदर जब हमारी पार्किंग के पैसे आने बंद हो गए, एफटीजो के पैसे आने बंद हो गए, लाइसेंस रिन्यूअल बंद हो गया, हमारे हाउस टैक्स के अंदर कमी आ गई, क्योंकि मानवता के आधार पर हम हाउस टैक्स के लिए प्रेशर नहीं बना सकते। तो इसीलिए हम लोगों ने, हमारे फंड्स में कमी आई। अब हमने रिसोर्सेज को इकट्ठा किया है, नई नई पॉलिसीज़ हम लेकर आए हैं। इस पॉलिसीज़ के आधार पर आने वाले दिनों के अंदर आप देखोगे कि हमारा फंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। लेकिन आपके माध्यम से एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा दिल्ली सरकार से कि आप हमारे बड़े हैं, आप बड़े भाई की भूमिका निभाइए। आप हमारे से राजनीतिक लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी लड़ लेगी, लेकिन इन सब कारणों से आप दिल्ली की जनता के साथ कोई द्वेष मत रखिए। यही मैं एक निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। कितने महीने की सैलरी अब क्लियर हो चुकी है, और आगे अभी कितने महीने की और बची है, और जो ए ग्रेड और बी ग्रेड के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी कब तक आएगी? देखिए, अभी हमने पिछले महीने अगस्त की दे दी थी, ए सी और डी की। इस महीने हम सितंबर के महीने की दे रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों के अंदर हम 1-2 महीने के अंदर इन सबको क्लियर कर देंगे। जहाँ तक बी और ए ग्रेड की बात है, वहाँ पर हमने अभी जो है जुलाई की सैलरी दी थी, अब अगस्त की हम सैलरी देंगे। तो इस प्रकार से उसमें ए और बी के अंदर हमारा थोड़ा डिले चल रहा है, और बाकी जो हमारे डॉक्टर्स हैं और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनकी हमारी सितंबर तक की जा चुकी है, उनकी हम नवंबर की देंगे। ये कुछ कैटेगरी है जिनके साथ हम धीरे धीरे करके सारी रिलीज़ कर रहे हैं, और आने वाले दिनों के अंदर जल्दी ही इस प्रॉब्लम को भी हम पार पाएंगे। तो फिलहाल सितंबर तक की सैलरी रिलीज़ हुई है अभी तक? हाँ, अभी हमने सितंबर तक की कर रहे हैं आज। तो ये थे योगेश वर्मा, जो कि नेता सदन है नॉर्थ एमसीडी से। इन्होंने साफ किया है अपनी जो स्थिति है इस वक्त रेवेन्यू को लेकर और जो कर्मचारियों की सैलरी है उसको लेकर। नॉर्थ एमसीडी की ऐसे तमाम अपडेट हम आपको देते ही रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।